So when we look at cognizable under clause C of section 2 of CRPC, it defines that it means an offense for which, and cognizable case is a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, arrest without warrant. देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, मे लिखा है, मैंडेटेड नहीं है उसके ऊपर. He is not required to arrest anyone just because a cognizable offense has happened, just because the case is cognizable case, right? डिस्क्रिशन दी गई है लेकिन उसे कि भैया आपको ऊपर की अथॉरिटीज से कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, राइट? कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है कोर्ट से है आपको, आप सीधा एक्शन ले सकते हो. और वो एक्शन क्या होगा? अरेस्ट करने का. बात क्लियर हो रही है? सही है ना? मे इसलिए लिखा हुआ है, सेक्शन से पता चल जाता है कि इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर. ही मे अरेस्ट और ही मे नॉट अरेस्ट. सपोज उसको पता चल गया एक क्राइम हुआ है, तो सेक्शन सी सेज उसके पास पावर आ गई अरेस्ट करने की, लेकिन ही विल हैव टू सी वेदर देयर इज एनी कोजेंट रीजन टू अरेस्ट एनीवन और नॉट. मान लो कोई जो एक्यूज था वो तो भाग गया, तो इसको पता चल रहा है हाँ ही इज नॉट इन हियर, अब वो किसी को भी अरेस्ट कर ले बिकॉज ही हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. दैट इज नॉट व्हाट सेक्शन सी सेज. That is why the requirement, the discretion is given to him. It's not imposed on him to arrest anyone, right? And when we look at cognizable cases, they are extremely heinous in nature. And that is why this power is given to not wait. Without warrant का मतलब यही होता है, for his convenience, because of the heinousness of the crime, because of the seriousness of the crime, some action must be taken, and he should not wait for the orders, and he has the capacity to arrest. Arrest क्यों करता है? Why is a person arrested? Yes, आंचल, अरेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि सर वो आगे और जो भी एविडेंसेस हैं या फिर क्राइम करके भागने का वो सब प्रॉब्लम, बस यही रीजन है अरेस्ट करने का. तो पहले उसको पता होना चाहिए ना पर्सन को सील करके रखने के लिए अरेस्ट करना. क्यों, रीजन क्या है लेकिन? ताकि वो और आगे उस चीज को मतलब क्रिएटर करे या फिर जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको हैम्पर होने में कोई प्रॉब्लम ना आए. और सही है इतना, उसके आगे देखो इसके ना एक और पर्पज है इसका, एक और पर्पज है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरेस्ट का. उसे पता हो कि वो किस चीज के लिए अरेस्ट मतलब उसने क्या क्राइम कमिट किया है उस चीज के लिए. क्यों जरूरी है पता होना? सही जा रहे हो आप, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन एक चीज अभी भूल रहे हो. क्यों पता होना जरूरी है? ताकि वो प्रिपेयर कर सके, ताकि ट्रायल के टाइम पे उसकी प्रेजेंस एंश्योर हो सके, राइट? दैट इज व्हाई पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. इवन इफ ही इज बीइंग गिवन अ बेल, इट इज ऑल्सो एंश्योर्ड कि भैया ट्रायल के टाइम पे आओगे यहाँ पे. इसलिए तो अरेस्ट किया जाता है कि भैया एब्सकॉन्ड ना हो जाए, भाग ना जाए. ये ट्रायल के टाइम पे कहां से पकड़ के लाओ? जब जज साहब कहेंगे कि भैया कहां है आपका अक्यूज, तब क्या कहेंगे पुलिस वाले, राइट? कि जी भाग गया वो. तो टू एंश्योर दैट ही इज प्रेजेंट इन द ट्रायल, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड. अरेस्ट का मतलब क्या होता है? टू डिटेन दैट पर्सन. डिटेन करना ट्रायल के टाइम पे एंश्योर करने के लिए. दैट इज द पर्पस. दैट इज व्हाई ही इज बीइंग अरेस्टेड फॉर cognizable offense without any warrant from higher courts. Non-cognizable means offense for which, and non-cognizable case, a police officer has no authority to arrest without a warrant. कि बिना वारंट के अरेस्ट कर ही नहीं सकता, कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की. तो अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस हो रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है,
और वहां पे अगर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आस्क फॉर वारंट. फर्स्ट थिंग इज दैट, राइट? ही मस्ट हैव अ वारंट. व्हाई इज दैट? क्यों होना चाहिए? भाग तो यहां भी सकते हो, एविडेंस तो यहां भी हैम्पर कर सकते हो, फिर यहां पे क्यों ऐसा करा कि उसको पहले वारंट के लिए बोल दिया कि वारंट लेके आओ चलो? तो इस कैटेगरी में इतने सीरियस क्राइम्स नहीं इंक्लूड होते हैं इसलिए. इस कैटेगरी में कह सकते हो हाँ इतने सीरियस क्राइम्स नहीं है, ठीक है? इतने सीरियस नहीं है कि आपने मान लो किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है? यू आर प्लेइंग अ प्रैंक्स ऑन समवन गॉट हर्ट. ये ऐसे क्राइम्स नहीं है जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा अलार्म करते हैं. पहली बात फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, बिकॉज ये इतने सीरियस नहीं है इसलिए इनकी पनिशमेंट भी इतनी सीरियस नहीं है. क्योंकि पनिशमेंट सीरियस नहीं है इसलिए पर्सन का भागने का चांस टू एब्सकॉन्ड व्हेन द ट्रायल विल टेक प्लेस इज आल्सो वेरी लो. एंड दैट इज व्हाई arresting power is not given to the police authorities, because as we have started with CRPC and we have done this in Evidence Act, we will do this in IPC, in all the acts we do not trust our police officers. Evidence Act में बहुत शानदार तरीके से एविडेंट है कि भैया कन्फेशन ले लिया पुलिस वाले ने, ठीक है लेते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है. We have section 25 not at all having any value in the eyes of law. मजिस्ट्रेट के आगे ले लिया अगर वैल्यू हो जाएगी. द सेम थिंग इज हियर. ही इज बीइंग एम्पावर्ड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ हीनियस ऑफेंस हैज अकर्ड, बट नॉट सो मच व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, because there the chance of absconding a person at the time of trial is very less, therefore there is no requirement for him to be arrested. But if that police officer or the prosecution or the court feels that the person should be arrested, they can be arrested by the order of the court. यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं बोला, कोई अथॉरिटी तो नहीं कम नहीं कर दी कोर्ट की, नहीं, उन्होंने सिर्फ पुलिस की अथॉरिटी बताई है विद रिगार्ड्स टू नॉन कॉग्निजेबल केस. तो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि कोर्ट कर सकती है क्या फिर अरेस्ट? Most definitely. The court can order warrant. The court can give a warrant to the police officer and instruct him to arrest that person. And definitely that person is going to be arrested afterwards. Lekin, because that person is more competent to decide. That is why keeping the competency in mind, keeping the less seriousness of that offense, that authority is not given to police officers. So police officer can also investigate cognizable cases without any orders from the magistrate in cognizable offense. He has the authority to investigate as well. जो investigating machinery है वो भी start कर सकता है वो, अगर cognizable offense है. क्यों? क्योंकि अगर cognizable offense होगा वहां possibility of tampering with the evidence is much higher, very easier. राइट? जितना ज्यादा आप टाइम लगाते जाओगे, जितना टाइम वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा एविडेंस टेम्पर होने की, एविडेंस वैनिश होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी. जितना प्रॉम्प्ट एक्शन करोगे उतना बेटर होगा. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस हियर, एंड दैट इज व्हाई दे आर गिवन द पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑन देयर ओन विदाउट गेटिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम हायर अथॉरिटी. In terms of non-cognizable offense, on the other hand, police cannot arrest without a warrant or authorities issued by the magistrate, neither can he investigate the case without order from the magistrate. तो जब कभी आप पुलिस स्टेशन में गए हो, अगर किसी का फोन गायब हो गया, तो अगर आप लिखाओगे कि फोन चोरी हो गया, that becomes a cognizable offense. Keep your words whenever you are speaking in that manner, when you are recording that statement, you must very precise with your words. अगर आप बोलोगे फोन चोरी हो गया, that becomes cognizable offense. The police can do something about it, they can arrest. But when you report that मेरा फोन खो गया, my phone is lost, that's not an cognizable offense. That becomes non-cognizable one. They are very much bound in that case. They are not going to take any action. They are not empowered to take any action. They are not empowered to investigate in that case. तो डिफरेंशिएशन समझ रहे हो एक ही चीज का? इवेंचुअल तो यही हुआ ना, फोन खो गया, आपका फोन गया, चला गया हमारे पास से, बट द ऑफेंस इज डिफरेंट. So CRPC mentioned these offenses in
Schedule 1 फोर्थ कॉलम में उसने डिफाइन किया हुआ है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं। अगर आपके पास बेर एक्ट होगा, आई वुड से लॉ एंड जस्टिस वाला बेर एक्ट रखना, ये वाला। इन्होंने काफी अच्छी इसमें चेंजेस, जैसे कमेंट्स वगैरह ना काफी अच्छे दे रखे हैं इसमें इन्होंने। सो कीप दिस विद यू। सो इसमें आपको हर एक उसके साथ में क्लियर टर्म्स में बता दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, ये वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल है, इतने तक की पनिशमेंट है, पूरी प्रॉपर्ली दे रखी है इसमें, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू, कई बच्चे हैं कई बार प्रिपेयर करते हैं कई टाइम तक, लेकिन उनको डिफरेंशिएशन अब तक समझ में नहीं आता कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का, इसलिए हम टाइम लगा रहे हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। बिकॉज आगे जाके यही आप रिपीटेडली टर्म सुनोगे, और अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है इस पे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इसमें आता है शॉर्ट नोट कई बार कि शॉर्ट नोट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल आर सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल नॉट सो सीरियस, लेस सीरियस, punishable with imprisonment for 3 years or more than that. So the quota here is 3 or 3 plus. But in terms of non-cognizable, they are less than 3 years or just fine, right? Then example are waging war against government, murder, culpable homicide, not amounted to murder, theft, extortion, etc. जबकि non-cognizable में you can see absconding to avoid service of someone, giving false information to public servant, less serious. Public are not going to be alarmed if a public officer comes to your place, is asking for some information and you give them false information. Yes, offense is committed, right? But it's not of that severity that the public is going to be alarmed. It's a different, less serious crime. That is why it is in the category of non-cognizable offense. Police officer has no authority to arrest, whereas in cognizable offense, he has authority to arrest even without a warrant from the court. He has authority to investigate. यहाँ पे investigate भी नहीं कर सकते. They are considered private wrongs. क्यों? इनका जो type है वो private wrong type में. Prosecution of offender is left to initiative and efforts of private citizens only. हर एक चीज में state intervene नहीं कर सकती. हर एक केसेस में state intervene नहीं कर सकती. हो सकता है कुछ में private citizens फाइल करें केसेस, ठीक है, क्रिमिनल केसेस। बट व्हेन एन ऑफेंस इज डन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ अ सीरियस नेचर व्हिच अलार्म्स द एंटायर सोसाइटी, व्हिच हैम्पर्स द लॉ एंड जस्टिस सिचुएशन, व्हिच हैम्पर्स द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर हियर एंड दे आर कंसिडर्ड पब्लिक रॉन्ग्स. प्रोसिक्यूशन इज लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज गोइंग टू डू ऑल द वर्क, राइट? क्लियर हो गया इतना?